students. The today topic is living bird. Yesterday we are also discussed about the characteristic of the living, the different characteristic of the living. Yesterday we also discussed that the first characteristic growth, reproduction and metabolism. The another characteristic is the consciousness. Consciousness is the all living organism from the prokaryotic to eukaryotic has excellent ability to sense their environment. सेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट में जो स्टिमुलस मिल रहा है उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करता है या उसके हिसाब से वो रेस्पॉन्ड करता है। और रेस्पॉन्ड कैसे करता है? रेस्पॉन्ड का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो उसको अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? सपोज करो कि कहीं पे गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो हमारा जो स्किन कलर है, ठीक है, वो स्किन कलर जो डार्क हो जाएगा, मेलानिन का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट द ऑर्गेनिज्म। दीज फैक्टर आर द लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूशन, केमिकल। In case of the light is generally affect the reproductive system of the organism. Two type of breeders, one is the seasonal breeders and the continuous breeders. Seasonal breeders में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और दूसरे होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। कंटिन्यूस ब्रीडर्स पे जो स्टिमुलस का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक कंटिन्यूस ब्रीडर्स है, ठीक है, लेकिन हम यदि एनिमल्स की बात करें तो वो सीजनल ब्रीडिंग होती है। तो ये सीजनल ब्रीडिंग जो है अफेक्ट करती है टेम्परेचर के हिसाब से, यानी टेम्परेचर उसको प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो ये भी जो है लाइट भी एक स्टिमुलस है, ठीक है। सेकंड वन इज वाटर। वाटर जो दो टाइप के हैबिटेट में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, एक फ्रेश वाटर होते हैं, मैराइन वाटर होते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं तो फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे तो वो फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव कर सकते हैं, और जो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं वो मैराइन में ही सर्वाइव करेंगे। सपोज करो फ्रेश वाटर की फिश को यदि आप मैराइन वाटर में डाल देंगे तो मैराइन का वाटर का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, और सॉल्ट की वजह से जो फ्रेश वाटर की फिश है उसका जो वाटर है वो सारा ऑस्मोसिस के द्वारा जो है एक्सोऑस्मोसिस होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और उससे जो है फिर वो फिश मर जाएगी। और यदि हम मैराइन वाटर की फिश को फ्रेश वाटर में डाल दें तो उसकी बॉडी में सॉल्ट प्रेजेंट होता है और एंडोऑस्मोसिस की वजह से पानी उस फिश के अंदर चला जाएगा और वो भी मर जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इस तरीके से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, यानी वाटर, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर इज जनरली अफेक्ट द लाइफ ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स। And second is the temperature, low temperature and high temperature. कुछ ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। अब जैसे हम थर्मोबैसिलस की बात करें तो थर्मोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, ठीक है, और कुछ ऐसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, यदि टेम्परेचर माइनस में भी होगा तो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे पोलर बियर की बात करें तो पोलर बियर जो है केवल पोलर रीजन पे ही सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में होता है, 0 से कम होता है और पूरे सीजन ही बर्फ पड़ती है, ठीक है। लेकिन हम यदि उसकी बात करें विंटर सीजन की, विंटर सीजन में टेम्परेचर इतना डाउन होता है इसलिए वो बर्फ के अंदर चला जाता है और हाइबरनेशन पीरियड में रहता है और अपने उसकी स्किन के अंदर जो फैट की जो मोटी लेयर होती है वो इंसुलेटर का काम करती है ताकि उसकी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोके। तो इस तरीके से ये एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है इट इज नोन एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। पोल्यूशन आल्सो अफेक्ट द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग। यदि प्लांट की बात करें तो रोड साइड में जितने भी प्लांट होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है, क्योंकि जितने भी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट उससे जो धुआं निकलता है वो उनके स्टोमेटा को ब्लॉक कर देते हैं, स्टोमेटा की वजह से CO2 ना प्रॉपर नहीं मिल पाती और ना ही ऑक्सीजन प्रॉपर बाहर आती है, ठीक है। तो इस पोल्यूशन इज जनरली स्टंट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। केमिकल आल्सो अफेक्ट। सपोज करो एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अब जब वाटर इनके साथ मिलता है तो
ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और नाइट्रिक एसिड जो है जब बारिश के साथ मिलके बारिश होती है तो इट इज नोन एज द एसिड रेन। एसिड रेन आल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ द एनिमल एज वेल एज द प्लांट एंड आल्सो अफेक्ट द मार्बल बिल्डिंग सच एज द ताजमहल। तो इस तरीके से जो है जो केमिकल है वो भी एक स्टिमुलस का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, दूसरे यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मोर देन वन सेल आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द प्लांट एज वेल एज द एनिमल। जैसे हम प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इट हैव ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली in the body organization two type of component are present here. One is the non living component and another is the living component. अब यदि हम नॉन लिविंग की बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन. Basically atom are formed with the help of the some particles such as the proton, neutron and electron. Basically proton और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में उनके चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द नेचर, ठीक है। और एटम से मिलकर कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड जब आपस में कंबाइंड होते हैं सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे मिलके जो है किसी पर्टिकुलर सेल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सेल इज द लिविंग कंपोनेंट। जो सेल है वो एक लिविंग कंपोनेंट है और ये लिविंग कंपोनेंट जो है नॉन लिविंग से लिविंग कंपोनेंट बनते हैं। सेल के बाद जो आता है हायर लेवल टिश्यू लेवल, द सेल आर अरेंज्ड टुगेदर is known as the tissue. So basically tissue is a group of the cell which have the similar in structure and the function. कोई भी सेल का ऐसा ग्रुप जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो, फंक्शनली सिमिलर हो, उसको टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू से मिलके जो है ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, बट इन केस ऑफ द पोरीफेरा, स्पॉन्ज, the cellular level of organization are present here. तो स्पॉन्ज में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। The tissue are not formed in the sponge, but in case of the coelenterate में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इट इज नोन एज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट में ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म का डेवलप। तो ऑर्गेनिज्म इज द एडवांस कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सच एज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स मिलके हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बॉडी बनती है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें, फिजिकल हायरार्की सिस्टम है, बायोलॉजिकल हायरार्की सिस्टम। फिजिकल हायरार्की सिस्टम इज रिलेटेड टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट and the cell to the organism is the part of the biological hierarchy system. So it is the characteristic of the living. That's it.